नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेवी एनसीईआरटी मेक सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बीएफएम का मॉड्यूल सी का पहला यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर 16। टॉपिक का शीर्षक है दोस्तों, हमारे चैप्टर का शीर्षक है इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट। दोस्तों, हम लोग ट्रेजरी के फंक्शन को, रोल को समझेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसके ग्लोबल डायमेंशन को देखेंगे और दोस्तों एक पार्टिकुलर बैंक में ट्रेजरी की क्या एक्टिविटीज़ होती है, उसकी क्या ऑर्गेनाइजेशंस है, इसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेजरी डिपार्टमेंट की यदि बात करें तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का इनिशियल स्टेज में केवल एक काम था, जो कि था फंड मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, यदि हम इनिशियल स्टेज में बात करें तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक ही काम था, जो कि था क्या, फंड मैनेजमेंट। ठीक है, यानी वो फंड मैनेज करती थी। तो फंड मैनेजमेंट का क्या मीनिंग हुआ कि वो कैश बैलेंस डे टू डे रिक्वायरमेंट को मीट करती थी। ठीक है, और ये सभी चीज़ आप मान लीजिए कि हमारे ऑपरेशन से कुछ यदि सरप्लस फंड मिला, उसको डिप्लॉयमेंट के लिए काम करती थी। ठीक है, लेकिन इसीलिए सर्विस ट्रेजरी को सर्विस सेंटर के रूप में जाना जाता था। पहले माना जाता था, क्या माना जाता था कि सर्विस को, ट्रेजरी को कहा जाता था इसका काम है लिक्विडिटी मैनेजमेंट का। ठीक है, इसका काम क्या है, ये मैं पहले का बात आपको बता रहा हूँ। अर्लियर ट्रेजरी वाज कंसिडर्ड एज अ सर्विस सेंटर। इसका काम था कि लिक्विडिटी को मैनेज करना। लेकिन आज के समय में ट्रेजरी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन लिक्विडिटी मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ जुड़ गया है। ठीक है, तो ये कब से हुआ दोस्तों, आपको पता है कि 1990s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। ठीक है, लिबरलाइजेशन का दौर था दोस्तों, और इस कारण से ट्रेजरी का जो फंक्शन था उसको, वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए, एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अलावा, जो कि मैंने सेकंड पॉइंट पे लिखा हूँ मैं, ठीक है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अलावा और क्या क्या फंक्शन जुड़ गया दोस्तों। पहला है फंड मैनेजमेंट, यानी कि फंड मैनेजमेंट, फंड को मैनेज करना, ये भी एक ट्रेजरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ट्रेजरी क्या करती है कि देखिए, बैंक का एक कोर एक्टिविटी क्या होता है, डिपॉजिट करना और लैंडिंग करना। उसको वो रिलेट करती है मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट से। ठीक है, ये ट्रेजरी का एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद दोस्तों ट्रेजरी क्या करने लगी कि आपके सीआरआर और एसएलआर के रिक्वायरमेंट को मीट करने लगी। इट मीट्स रेगुलर रिक्वायरमेंट ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। चलिए, तो ये भी एक ट्रेजरी का फंक्शन हो गया। और चौथा फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि है अपना एसेट और लायबिलिटी मैनेजमेंट। आपको पता है दोस्तों, यदि आपने एक एसेट आपका क्या है, लोन है, और लायबिलिटी क्या है, डिपॉजिट्स है। तो दोस्तों आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप हाउसिंग लोन की बात करें तो हाउसिंग लोन का जो टेन्योर होता है वो लगभग 10 ईयर्स 20 ईयर्स ऐसे होता है। और दोस्तों यदि हम लायबिलिटी की बात करें तो एक एफडी आप ले लीजिए, उसकी उसकी टेन्योर होती है 5 ईयर्स। लेकिन लोग चाहें तो उसको पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 20 साल का हाउसिंग लोन को आप कवर कर रहे हैं अपने 5 साल के एफडी के लायबिलिटी से। तो यहाँ पे मिसमैच होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसे, जिसे हम लोग कहते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो ये एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कौन करता है, तो ये ट्रेजरी करता है। ठीक है, तो एएलएम शॉर्ट में से हम लोग कभी कभी आप एएलएम भी पढ़ेंगे। तो ये ट्रेजरी का 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला है फंड मैनेजमेंट, दूसरा है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, तीसरा है दोस्तों सीआरआर एसएलआर के रिक्वायरमेंट को मीट करना। ठीक है, और चौथा है दोस्तों एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। यदि हम 1990 के पहले की बात करें तो दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस और सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंसीडर किया जाता था। ठीक है, लेकिन ट्रेजरी क्या किया, ट्रेजरी ने इन सभी को इंटीग्रेट कर दिया। तो इसी से बना हमारा इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। आइए दोस्तों जरा समझते हैं कि इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का क्या मीनिंग है। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड ट्रेजरी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ का इंटीग्रेशन होगा, एक मनी मार्केट का, दूसरा सिक्योरिटी मार्केट का, और तीसरा फॉरेन एक्सचेंज का। That is why this treasury integrate all these three things: money market, security market and foreign exchange operations। ठीक है, तो आपको पता है कि ये हमारा मनी मार्केट में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लगभग 1 साल से कम के लिए होते हैं। आप जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, और दोस्तों सिक्योरिटीज जो होते हैं उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको मैच्योरिटी तक हम लोग रखते हैं, जो कि 1 साल से ज़्यादा के होते हैं। आपको पता है जनरली जितने भी सिक्योरिटीज होते हैं उनके मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन जो है वो आप जानते ही हैं। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने मॉड्यूल ए में पूरा फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन को ही पढ़ा है। तो ये जो हमारा ट्रेजरी है वो क्या करती है, इन तीनों को आपस में क्या करती है दोस्तों, इंटीग्रेट करती है। चलिए, तो दोस्तों जरा हम देखते हैं कि ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है, इस प्रकार से क्या होता है कि जो सर्विस सेंटर है वो प्रॉफिट सेंटर में बदल जाते हैं। अभी तक ट्रेजरी हमारा सर्विस सेंटर हुआ करता था, अब चूंकि हमने तीनों को इंटीग्रेट कर दिया तो अब वो सर्विस सेंटर बदल गया किसमें, प्रॉफिट सेंटर में। ठीक है, तो यही हमारा इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का मेन रोल है।
अब दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का ड्राइविंग फोर्स क्या क्या है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के लिए। तो सबसे पहला है हमारा इंटीग्रेटेड कैश फ्लो मैनेजमेंट, दूसरा है इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, तीसरा है एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज, और चौथा है कॉर्पोरेट डिमांड फॉर हाई एंड सर्विसेज। तो ये चार हमारे ड्राइविंग फोर्स है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का। तो दोस्तों यदि हम इंटरेस्ट आर्बिट्रेज की हम बात करें, आर्बिट्रेज का मीनिंग आप समझते हैं ना, ठीक है। आर्बिट्रेज का मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो फॉरेन करेंसीज हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि आप यूएस डॉलर कंसीडर कर लीजिए और आईएनआर कंसीडर कर लीजिए। आपको पता है कि इसका रेट कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करता है। तो आर्बिट्रेज का मीनिंग ये होता है कि आप इस जो फ्लक्चुएटिंग रेट है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, आप लो रेट पे खरीद रहे हैं और हाई रेट पे बेच रहे हैं, इसी फायदा को हम लोग आर्बिट्रेज कहते हैं। तो आप इंटरेस्ट का आर्बिट्रेज को हम लोगों ने मॉड्यूल ए में डिस्कस किया था। मॉड्यूल ए में हम लोगों ने इंटरेस्ट आर्बिट्रेज पे एमसीक्यूज सॉल्व किए दोस्तों। तो ये सभी हमारे इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के ड्राइविंग फोर्स कहे जाते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों जरा हम लोग अब इंटीग्रेटेड ट्रेजरी को समझ लिए कि इंटीग्रेटेड ट्रेजरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, अब इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है इस इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का, उसे जरा समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फंक्शन है लिक्विडिटी को मैनेज करना, ठीक है, प्रॉपर लिक्विडिटी का मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये ट्रेजरी क्या करती है कि हमारा जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स है क्रॉस करेंसी, ठीक है, उसको वो मीट करती है, तो मैनेज करना इसका काम है, ट्रेजरी का काम है। उसके बाद दोस्तों जो भी हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सीआरआर हो या एसएलआर हो, उससे वो कंप्लाई करती है। तो ये दो मेन फंक्शन है कि शॉर्ट टर्म फंड को मैनेज करना और सीआरआर और एसएलआर को जो हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लाई करना। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों प्रोप्राइटरी पोजीशन। तो प्रोप्राइटरी पोजीशन का क्या मतलब है कि ट्रेजरी जो है करेंसी में ट्रेड करेगी, सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करेगी, देखिए यहाँ पे करेंसी में ट्रेड करेगी, सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करेगी और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करेगी। जैसा कि आपका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में भी ट्रेड करती है ये, ताकि वो बैंक के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि ट्रेजरी हमारा सर्विस सेंटर हुआ करता था, अब वो सर्विस सेंटर चेंज हो गया प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। अब ये प्रॉफिट सेंटर कैसे हुआ वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये प्रोप्राइटरी पोजीशन में आप देख सकते हैं कि ट्रेजरी ट्रेड करेगी करेंसी में, सिक्योरिटीज़ में या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जिसमें डेरिवेटिव भी आता है, और वो कंट्रीब्यूट करेगी हमारे बैंक के प्रॉफिट में। और तीसरा दोस्तों इसका मेन फंक्शन है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो ट्रेजरी क्या करेगी, आपको एसेट लायबिलिटी मिसमैचेस को के गैप को क्या करेगी, ब्रिज करेगी, ठीक है। और इस प्रकार से एक डेरिवेटिव टूल देगी जिससे हम लोग क्लाइंट के बिजनेस में रिस्क को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। चलिए, तो ये तीन फंक्शन आप लोग ध्यान रखेंगे, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, प्रोप्राइटरी पोजीशन और दोस्तों तीसरा है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से ये तीन फंक्शन है हमारे इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के। तो ट्रेजरी क्या करती है, एक एएलएम बुक को मैनेज करती है, एएलएम बुक को, ताकि वो इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कर सके। एक मर्चेंट बुक को रखती है ताकि क्लाइंट रिलेटेड करेंसी और डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन को मैनेज कर सके, और एक ट्रेडिंग बुक को रखती है ताकि प्रोप्राइटरी पोजीशन को मैनेज कर सके। दोस्तों ध्यान से समझिए, सबसे पहले प्रोप्राइटरी पोजीशन को मैनेज करने के लिए कौन सा बुक रखती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रोप्राइटरी पोजीशन में क्या है, आपका जो भी सिक्योरिटीज है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, डेरिवेटिव्स है, तो इसको मैनेज करने के लिए वो क्या रखती है, ट्रेडिंग बुक रखती है, ठीक है, बैंक रखती है। तो ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग बुक किसलिए होता है कि वो मैनेज कर सके अपने प्रोप्राइटरी पोजीशन को। यदि हम बात करें इसके लिक्विडिटी मैनेजमेंट का, तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए वो कौन सा बुक रखती है दोस्तों, वो दोस्तों बुक रखती है एएलएम बुक, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बुक, ठीक है, ताकि अपने लिक्विडिटी मैनेजमेंट को, लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज कर सके। और इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन सी बुक रखती है, तो वो रखती है दोस्तों मर्चेंट बुक। तो ये तीन बुक याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एएलएम बुक, ट्रेडिंग बुक और मर्चेंट बुक, किस किस चीज़ को मैनेज करने के लिए कौन सा बुक रखा जाता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए एएलएम बुक, प्रोप्राइटरी पोजीशन को मैनेज करने के लिए ट्रेडिंग बुक और रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए मर्चेंट बुक। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ बुक विच आर मैनेज्ड बाय आवर इंटीग्रेटेड ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों हम लोग जरा ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को समझते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि हमारे ट्रेजरी डिपार्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों यदि हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, आप बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में करते क्या हो, आप ये करते हो कि आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है और आपका जो ग्लोबल मार्केट है, आप दोनों को इंटीग्रेट करते हो। यू इंटीग्रेट डोमेस्टिक मार्केट टू ग्लोबल मार्केट, और इसका फायदा क्या मिलता है, कैपिटल का आसानी से फ्लो होता है, और दोस्तों कोई रेगुलेटरी इंटरवेंशन मिनिमम से मिनिमम रखा जाता है। यही तो है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो 1990s में जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उसमें लिबरलाइजेशन को यानी उदारता उदाहरण, ठीक है,
तो उसको ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया था। और दोस्तों एक तरह से ग्लोबलाइजेशन ही था। तो हमारे एसईजेड थे, हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज थे वो हमारे कंट्रीज़ में आए। और दोस्तों फ्री कैपिटल फ्लो हुआ, रेगुलेटरी इंटरवेंशन को मिनिमम से मिनिमम रखा गया। दोस्तों यदि हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट पे जो फंड फ्लो होता है उसका कुछ कुछ रूट होता है दोस्तों। आइए जरा डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से रूट्स हैं जिससे फंड फ्लो होता है हमारे कैपिटल अकाउंट पे। तो पहला है दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दूसरा है हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तीसरा है दोस्तों हमारा ईसीबी। दोस्तों ये सभी रूट्स हैं, दीज आर रूट्स, ठीक है, जिसपे फंड फ्लो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट पे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको पता होगा एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारा करेंट अकाउंट, ठीक है, ये दो बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट में जो फंड फ्लो होता है दोस्तों, उसका कुछ रूट्स बताया गया है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, इश्यूज ऑफ इक्विटी और डेब्ट इन ग्लोबल मार्केट, एंड मर्जर एंड एक्विजिशन। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रूट्स थ्रू विच फंड फ्लो इन कैपिटल अकाउंट्स ऑकर्स। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे कैपिटल अकाउंट में फंड फ्लो कैसे कैसे होते हैं। तो हमारे आपके सामने मैंने कुछ रूट्स बताए हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है दोस्तों कि जो भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो डोमेस्टिक इक्विटी और डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब मैं बात कर रहा हूँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि जो भी हमारे फॉरेन कंपनीज हैं, ठीक है, और जो भी हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ईसीबी आपको बताइए, हम लोगों ने डिस्कस किया है पिछले लेसन में। आप यदि मॉड्यूल 1 में जाकर देखें तो ईसीबी को हमने डिस्कस किया अच्छे तरीके से। और दोस्तों इशू ऑफ इक्विटी डेब्ट इन ग्लोबल मार्केट, हम लोग इशू भी करते हैं इक्विटी डेब्ट ग्लोबल मार्केट में। और मर्जर एंड एक्विजिशन भी होता है, ठीक है। चलिए, जिसमें डोमेस्टिक एंटिटीज़ भी आती है और कुछ फॉरेन एंटिटीज़ भी आते हैं। अब दोस्तों ये जो कैपिटल फ्लो है ना, वो किस किस चीज़ को इम्पैक्ट करता है, तो दोस्तों वो इम्पैक्ट करता है हमारे मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को, एक्सचेंज रेट को, इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस को और बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ये कैपिटल फ्लो इन्फ्लुएंसेस ऑल दिस पैरामीटर्स, ठीक है। तो दोस्तों इम्पैक्ट जो है, हाँ, तो यहाँ इसके कारण क्या होगा दोस्तों, आपका जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें सडन राइज होगा, सडन फॉल होगा। इस कारण से क्या होगा, स्टॉक प्राइस में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी आपकी बढ़ जाती है। इस कारण से दोस्तों इन्वेस्टर का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आपको पता है दोस्तों ईस्ट इंडिया में क्राइसिस आया था, ये ध्यान रखिएगा, उसको मैं समझाता हूँ अब आपको आगे, ठीक है। ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं हम लोग, 1990s की बात कर रहे हैं। 1990s में ईस्ट एशिया में क्या आया था, क्राइसिस आया था। ये क्राइसिस किस कारण से आया था दोस्तों, ये क्राइसिस था सिस्टमेटिक फेलियर। आपको मैंने बताया था सिस्टमिक रिस्क के बारे में, याद होगा आपको, मैंने पिछले लेसन में समझाया है, मॉड्यूल भी में मैंने बताया था सिस्टमिक रिस्क के बारे में। तो दोस्तों एक तरह का सिस्टमिक रिस्क था। सिस्टमिक रिस्क किसका था, तो दोस्तों सिस्टमिक रिस्क था हमारा फाइनेंशियल मार्केट का, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ कि फंड जो भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर थे ना, वो एक साथ पूरा पैसा निकाल लिए मार्केट से। और इस कारण से क्या हुआ कि और कुछ सरकार ने भी कुछ रेगुलेशन लगा दिया क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पे। तो ये एक इंस्टेंस है, आप देख सकते हैं, द सिस्टमिक फेलियर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इरोजन ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी इन ईस्ट इंडियन कंट्री इन लेट 90s पार्टली कॉज द मैसिव विड्रॉल ऑफ फंड बाय फॉरेन इन्वेस्टर हैज सिंस। हाँ, इसके कारण गवर्नमेंट अलर्ट हो गई है और कुछ उसने रेगुलेशन लगा दिया है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कैपिटल में। तो दोस्तों कैपिटल फ्लो तो है, कैपिटल फ्लो इन किन रूप में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में है, मर्जर एंड एक्विजिशन में है। लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पे रेगुलेशन भी है। क्यों रेगुलेशन गवर्नमेंट लगाई है, तो 1990 का जो ईस्ट एशिया क्राइसिस आया था उसको ध्यान में रखते हुए। अच्छा दोस्तों, अभी तो हम लोगों ने दो पार्ट, एक देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी होता है उसमें एक होता है आपका मनी मार्केट, है ना, एक आपका होता है मनी मार्केट जो कि आपका लेस देन 1 ईयर होता है, एक होता है आपका सिक्योरिटी मार्केट जो कि जनरली मोर देन 1 ईयर होता है, और दोस्तों तीसरा जो मार्केट होता है वो मैंने बताया आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जरा फॉरेक्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि जो भी आरबीआई का एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट था, शॉर्ट में जिसे हम लोग ईसीडी कहते हैं, इस ईसीडी को जो जनवरी 2004 के बाद नया नाम दे दिया गया, इसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट यानी एफईडी। तो ये ध्यान रखिएगा, ईसीडी का दूसरा नाम है एफईडी यानी फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। अब बताइए दोस्तों, हमने ग्लोबलाइजेशन को समझ लिया। ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली कैपिटल फ्लो होता है। हाँ, कैपिटल फ्लो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्लोबलाइजेशन का, किन किन चीज़ों में होता है ये हमने समझ लिया, ठीक है। और दोस्तों अब जरा देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, आखिर इमीडिएट इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन का, व्हाट वाज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। दोस्तों इसका 3 फोल्ड इम्पैक्ट है। अब जब मैं 3 फोल्ड कर रहा हूँ इसका क्या मतलब हुआ, तो पहला मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट था, जो कि ट्रेजरी एक्टिविटी का सेंट्रल माना जाता है, चाहे आप लैंडिंग करें, चाहे आप बोरोइंग करें या आप इन्वेस्टमेंट करें, इंटरेस्ट रेट ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट किस पे डिपेंड करने लगा? ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ट्रेंड पे। क्यों? क्योंकि क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो होने लगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने लगा। तो यानी कि सबसे 1990 से पहले जो भी इंटरेस्ट रेट था वो डोमेस्टिक ट्रेड पे निर्भर करता था, डोमेस्टिक आपका ट्रेडिंग कितना हो रहा है उस पर निर्भर करता था। लेकिन 1990 के बाद जब से ये ग्लोबलाइजेशन आया है तो हमारा क्या हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो चाहे लैंडिंग का हो या बोरोइंग का हो या इन्वेस्टमेंट का हो, वो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होता है। ये पहला इम्पैक्ट हुआ हमारा ग्लोबलाइजेशन का। दूसरा इम्पैक्ट की यदि हम बात करें तो वो है न्यू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, जो कि हमारे अदर डेवलप मार्केट में है, कंसिस्टिंग ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक सेबी एंड आईआरडीए। जैसे कुछ नए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आ गए, जैसे सेबी हो गए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडीए हो गए, ठीक है, जैसे आपके सीसीआईएल हो गए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसे हम लोग एनएसडीएल कहते हैं। उसके बाद आपका सिविल हो गया, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। दोस्तों फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सभी इमर्ज हुए, ये सभी हमारे नए नए क्या है, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ताकि ये सब आए ताकि फाइनेंशियल मार्केट को सपोर्ट कर सकें। ये सब कब हुआ? ये सब हुआ हमारे ग्लोबलाइजेशन के बाद, ठीक है। तीसरा इफेक्ट क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन का कि आरबीआई ने रूपी डेरिवेटिव को अलाउ किया फेज मैनर में, ठीक है। और दोस्तों ट्रेजरी के द्वारा जो प्रोडक्ट का रेंज ऑफर किया जा रहा था वो बढ़ गया, ठीक है। कैसे बढ़ा? तो दोस्तों नया हमारी मार्केट में क्या आ गया, हमारे मार्केट में रूपी डेरिवेटिव आ गया। अब आप देखिए स्वैप की बात कर लें, फॉरवर्ड की बात कर लें, ऑप्शंस की बात कर लें। सो व्हाट आर स्वैप्स, फॉरवर्ड एंड ऑप्शन। ये जो स्वैप है, ये जो फॉरवर्ड है और ये जो ऑप्शंस है, यही तो हमारे डेरिवेटिव होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ कि जो हमारा ट्रेजरी मार्केट है उसका प्रोडक्ट बढ़ गया ना, ठीक है। इससे आपने क्या किया, इससे आपने करेंसी को हेज कर लिया, करेंसी और इंटरेस्ट रेट रिस्क को प्रोटेक्ट किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, स्वैप से हम लोग किस रिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं? तो आप जवाब दीजिएगा कि स्वैप से हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क को और करेंसी रिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं। केवल ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, आप प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए भी। दोस्तों मैंने आपको बताया है ना कि जो ट्रेजरी मार्केट है वो पहले सर्विस सेंटर हुआ करता था और अब जाकर वो प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट हो गया। आखिर वो कैसे कन्वर्ट हुआ प्रॉफिट सेंटर में? तो उसके पीछे यही तो रीज़न था, ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था। ग्लोबलाइजेशन के कारण ट्रेजरी मार्केट का जो प्रोडक्ट था वो एक अच्छा खासा बढ़ गया, उसमें स्वैप जुड़ गया, उसमें जो भी हमारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे वो जुड़ गए, चाहे वो स्वैप के फॉर्म में हो, फॉरवर्ड के फॉर्म में हो या ऑप्शन के फॉर्म में हो। सो नाउ यू कैन इजीली comprehend, now you can easily acknowledge. So why this globalization, what is the impact of this globalization on the field of treasury department? Okay, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए आपको पता है दोस्तों फेमा के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 हुआ था। इसको देखिए, एक है हमारा फेमा एक्ट, आपको पता है इसके बारे में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और दोस्तों दूसरा एक्ट है हमारा फेरा। पहले 2000 से पहले ये एक्ट हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। 2000 के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया फेमा एक्ट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट आरबीआई को नाम दे दिया गया फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, ये हम लोगों ने देख लिया। और हम लोगों ने इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी देख लिया। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कंसेप्ट ये है दोस्तों, कंसेप्ट ये है कि आपके जो आरबीआई है, आरबीआई ने बैंकों को परमिशन दी है कि वो बोरो करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे अपने ओवरसीज कॉरेस्पॉन्डेंट को किसी भी फॉरेन करेंसी में। लेकिन सीलिंग दिया गया है दोस्तों, उनका जो भी टायर 1 कैपिटल होगा उसका 100%। यानी कि मान लीजिए आज एक एसबीआई बैंक है, उसका कोई फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है। दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का कंसेप्ट में हम लोगों ने मॉड्यूल ए में क्लियर किया था। एसबीआई बैंक है, उसका कोई कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है दूसरे कंट्रीज़ में, तो दोस्तों वो मान लीजिए एसबीआई बैंक इंटरेस्टेड है किसी भी इन्वेस्टमेंट में या बोरोइंग में, तो उसके लिए एक सीलिंग डाला गया है कि उसमें सीलिंग कितना है कि जो भी एसबीआई का टायर 1 कैपिटल होगा उसका 100%, या नहीं तो $10 मिलियन, $10 मिलियन US, जो भी अमाउंट हायर है वो। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये आरबीआई का तो देख सकते हैं दोस्तों, बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए गए हैं उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और सिंपल शब्दों में प्रस्तुत करता हूँ ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो। आप बुक में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को नहीं कलेक्ट करें, जो काम का चीज़ है। कम समय में यदि आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा आउटपुट, तो दोस्तों आप मेरे पीडीएफ का हेल्प ले सकते हैं। आपको यदि पीडीएफ के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों दिस पीडीएफ विल हेल्प यू टू प्रिपेयर द सीआईबी सब्जेक्ट इन लेस टाइम। यू विल, आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है एमसीक्यूज पे और लेस इनपुट देना है थ्योरी पे। थ्योरी वाला पोर्शन जो मैं समझा रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड दोस्तों यू हैव टू प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग एमसीक्यूज। So we were talking about what is the role of इंटीग्रेटेड ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड ट्रेजरी को समझा, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का क्या रोल है वो समझा।
दोस्तों हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को समझा, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का ट्रेजरी पे क्या इफेक्ट पड़ा ये हमने समझा, ठीक है। अब दोस्तों अब ये जरा ये देखते हैं कि हमने ये समझ लिया कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट सर्विस सेंटर से प्रॉफिट सेंटर तो हो गया जब से उसमें इंटीग्रेशन आ गया हमारे फॉरेन एक्सचेंज का और हमारे सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट का। अब दोस्तों आखिर प्रॉफिट आता कहाँ से है ट्रेजरी का, तो वी विल नो व्हाट आर द रोल ऑफ ट्रेजरी एज अ प्रॉफिट सेंटर, सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रॉफिट, ओके। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि सोर्स ऑफ प्रॉफिट को हम लोग जरा डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो आज के डेट में यदि आप बात करें पर ट्रांजेक्शन साइज जो है वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है हमारे ट्रेजरी में, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं, तो कुछ सोर्स में के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला सोर्स है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। द फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स फ्रॉम विच प्रॉफिट्स आर जनरेटेड इन द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। अब कैसे होता है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप फॉरेन करेंसी को बाय कर रहे हैं, आप फॉरेन करेंसी को सेल कर रहे हैं, किसे, कस्टमर को सेल कर रहे हैं, यही है हमारा बैंक के लिए मेजर इनकम। बैंक क्या करती है दोस्तों, किसी भी आप सिंपल सी बात है, आपने एमसीक्यूज काफ़ी कर रहे हैं, आपको पता है ये बात कि बैंक क्या करती है, या तो कस्टमर से फॉरेन करेंसी खरीदती है या तो उसे देती है। और ये जो डिफरेंस होता है ना दोस्तों बाय और सेल के बीच का, इसे स्प्रेड कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पूछता है क्वेश्चन बार बार कि आप ये बताइए कि बाय और सेल रेट के बीच के डिफरेंस को आप क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे बाय और सेल के रेट के बीच के डिफरेंस को हम लोग स्प्रेड कहते हैं। और दोस्तों यही स्प्रेड होता है बैंक के लिए प्रॉफिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आपको समझ में आया कि प्रॉफिट कहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। बैंक क्या करती है कि कस्टमर को फॉरेन करेंसी बेचती है। किसे बेचेगी फॉरेन करेंसी, आप बताइए, तो इंपोर्टर को बेचेगी या एक्सपोर्टर को बेचेगी, तो दोस्तों फॉरेन करेंसी किसे बेचेगी दोस्तों, वो इंपोर्टर को बेचेगी ना, क्योंकि इंपोर्टर जो है वो सामान मंगा रहा है, बदले में उसने रुपीज़ में दिया, ठीक है। तो इंपोर्टर को क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। तो इंपोर्टर जो है बैंक के पास जाएगा, बोलेगा कि हाँ मुझे इतना यूएस डॉलर दो, तो बैंक उसे यूएस डॉलर देगी और बदले में क्या लेगी, रुपीज़ लेगी। तो बैंक क्या करती है, इंपोर्टर को फॉरेन करेंसी सेल करती है, ठीक है, और जो भी वो इंटर बैंक मार्केट से खरीदती है उसे, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों बैंक अपने फॉरेन करेंसी के स्टॉक को मेंटेन नहीं करती है, ठीक है। यदि बैंक को मर्चेंट बिजनेस करना है, मर्चेंट बिजनेस आप समझते हैं ना, ठीक है, यदि बैंक को मर्चेंट बिजनेस करना है तो वो कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करती है, क्योंकि वो क्या करती है, डायरेक्ट इंटर बैंक मार्केट से बाय करेगी और सेल करेगी, ठीक है। किसी भी दिन के अंत में बैंक का जो पोजीशन होता है वो दो तरह का पोजीशन होगा, एक होगा ओवरबॉट पोजीशन, एक होगा ओवरसोल्ड पोजीशन, और इन दोनों को कहते हैं और ओपन पोजीशन कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा रिस्क होता है दोस्तों, एक्सचेंज रिस्क होता है। ये जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन, इसे हम लोग ओपन पोजीशन कहते हैं, इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है। उस रिस्क का नाम है दोस्तों, उस रिस्क का नाम है हमारा एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। क्यों एक्सचेंज रिस्क कहते हैं, क्योंकि फॉरेन करेंसी का वैल्यू जो है ओवरनाइट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। सो दैट इज व्हाई अ रिस्क इज इन्वॉल्व, इट इज कॉल्ड एक्सचेंज रिस्क। सो बिकॉज द फॉरेन करेंसी वैल्यू मे चेंज ओवरनाइट, दैट्स व्हाई एन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व इन दिस केस, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको। यदि हम बात करें मनी मार्केट डील्स की, तो मनी मार्केट ये देखिए, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमारे ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसके रेवेन्यू के सोर्स, उसके प्रॉफिट के सोर्स कौन कौन से हैं। तो पहले हमने डिस्कस किया कि फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस एक बेस्ट रेवेन्यू के सोर्स है, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों जो नेक्स्ट सोर्स है वो है मनी मार्केट। मैंने बताया ना आपको कि मनी मार्केट भी इन्वॉल्व है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी में। तो बैंक वेयर सर्कमस्पेक्ट इन बोरोइंग फंड इन इंटर बैंक मार्केट ओनली फॉर पर्पस ऑफ लैंडिंग विद प्रॉफिट। तो दोस्तों सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है कि वो आपका वो केयरफुल है, ठीक है, वो ज़्यादा ही केयरफुल है, वो ज़्यादा ही आपके इस बात के लिए केयरफुल है कि वो केवल जब फंड को बोरो करते हैं इंटर बैंक मार्केट में प्रॉफिट पे लैंड करने के लिए, ठीक है। तीसरा है दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है ताकि एसएलआर रिक्वायरमेंट क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो ये तो हमने देखा अपने एसएलआर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। ये हमने बताया आपको, एक तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज है, एक हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और तीसरा है हमारा ये। अच्छा एक और चीज़ आप पता चाहिए, कहता है ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म। देखिए दोस्तों ये ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जो भी पैसा, जो भी फंड जो है, हाँ मार्केट में गया, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, वही बैंक के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है। लेकिन इसे हम लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि ऐसा फंड हमें से बैंक से डिपॉजिट से आ रहा है, और आपको पता है ना डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न इन मनी मार्केट। ठीक है, मतलब डिपॉजिट पे बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, और मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके उसे इंटरेस्ट कम मिलता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए बैंक आई ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म से, ताकि ट्रेजरी कैन कम्स टू नो द कॉस्ट ऑफ फंड विच दे रिसीव फ्रॉम द ब्रांचेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने तीनों सोर्स को डिस्कस कर लिया जहाँ से ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट को प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सोर्स की, प्रॉफिट फॉर कंटेम्प्रेरी ट्रेजरी। ठीक है, तो ये जो तीन सोर्स थे, ऑल ऑफ दीज वेयर प्राइमरी सोर्स, ऑल ऑफ दीज वेयर प्राइमरी सोर्स। लेकिन ट्रेजरी का जो प्रॉफिट्स है वो ज़्यादा डिराइव होता है आपके मार्केट ऑपरेशन से। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है कि जो भी ट्रेडेबल एसेट्स हैं उसको बैंक सेल करती है या बाय करती है। ठीक है, तो वहाँ से इसको ज़्यादा इनकम होता है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने बताया हूँ कि इन्वेस्टिंग इन ट्रेडेबल एसेट टेकिंग अ प्रोप्राइटरी पोजीशन। तो पहला सोर्स देखिए है हमारा इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में क्या होता है कि ट्रेजरी में बोरो इन यूएस डॉलर एंड लैंड इन रूपी इंटरबैंक मार्केट और वाइस वर्सा डिपेंडिंग ऑन डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटरेस्ट रेट। तो ट्रेजरी क्या कर सकती है, यूएस डॉलर में खरीद सकती है या रुपीज़ में बेच सकती है इंटरबैंक मार्केट और वाइस वर्सा डिपेंडिंग ऑन डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटरेस्ट रेट। ट्रेजरी में बोरो इन मनी मार्केट एंड इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म इन कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी टी बिल। ट्रेजरी हैड द अपॉर्चुनिटी टू आर्बिट्रेज बिटवीन ओटीसी एंड फ्यूचर मार्केट। तो ऑल ऑफ दीज आर पॉइंट्स कंसर्निंग इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। तो ट्रेजरी में क्या करेगी, यूएसडी में खरीदेगी, रुपये में बेचेगी। ट्रेजरी आज के डेट में बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करती है, जैसे कमर्शियल पेपर हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हुआ, ट्रेजरी बिल हुआ, सीबीएल हुआ, ताकि फंड पे रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर सके। ये तो पहला हमारा ट्रेजरी प्रॉफिट का सोर्स मैंने बताया। दूसरा है हमारा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बेसिकली एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होता है जहाँ पे प्रॉफिट आपको होता है फेवरेबल प्राइस मूवमेंट से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बैंक जो है जो भी एडी1 लाइसेंस को होल्ड करती है उनको परमिशन दिया गया है आरबीआई के द्वारा, ताकि वो ट्रेड कर सके करेंसी में विद प्रीसेट लिमिट। ट्रेजरी में आपका स्वैप करेंसी आ सकता है, बाइंग एंड सेलिंग करेंसी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम टू बेनिफिट फ्रॉम चेंजेस इन फॉरवर्ड रेट मूवमेंट। ट्रेजरी दोस्तों क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में भी मिल सकता है आपको पास थ्रू सर्टिफिकेट। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेसन में डिस्कस किया था दोस्तों, सिक्योरिटाइजेशन में डिस्कस किया था कि पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या होता है, क्योंकि कौन इशू करती है, एसपीबी इशू करती है। एसपीबी कौन होती है, स्पेशल पर्पज व्हीकल होती है। ठीक है, तो उसमें भी हमारा इसमें भी ट्रेडिंग, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग भी होता है दोस्तों। ट्रेजरी प्रोडक्ट, a company may buy from treasury a forward rate agreement to fix interest rate for commercial paper they plan to issue after 3 months। तो ट्रेजरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग में। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रेजरी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, देखिए ट्रेजरी को हेड करते हैं कौन, सीनियर मैनेजमेंट पर्सन। इसके अंदर जीएम आते हैं, सीटीओ आते हैं यानी चीफ ट्रेजरी ऑफिसर आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, और ऐसे कुछ डेजिग्नेशन आते हैं। ट्रेजरी को सेग्रीगेट किया गया है 3 मेन डिवीजन में। पहला है डीलिंग रूम या फ्रंट ऑफिस, दूसरा है बैक ऑफिस या ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा है मिड ऑफिस या रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों यदि हम बात करें डीलिंग रूम की, डीलिंग रूम को हेड कौन करता है, चीफ डीलर हेड करता है। इसका चार्ज होता है फ्रंट ऑफिस का, और जो भी डीलर इनके अंदर काम करता है वो मार्केट में सेल करेगा या बाय करेगा। लार्जर बैंक में ट्रेजरी के पास एक एएलएम डेस्क भी होता है, जो कि बैंक के एएलएम रिस्क को एक्सक्लूसिवली मैनेज करता है। ठीक है, तो जो ये तो था हमारा पहला मार्केट जो कि हमारा डीलिंग मार्केट। अच्छा दोस्तों, सिक्योरिटी मार्केट की यदि हम बात करें, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये हमारा कौन सा मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट। चलिए, तो ये आपको क्लियर है कि ये डीलिंग रूम, बैक ऑफिस और ये। ठीक है, तो सिक्योरिटी मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट। तो सिक्योरिटी डीलर जो है वो केवल सेकेंडरी मार्केट से डील करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डीलर क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऑप्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी ट्रेजरी बिल के ऑप्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो प्राइमरी मार्केट है दोस्तों, मैंने बताया ना 2 मार्केट है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। तो सिक्योरिटी डीलर केवल सेकेंडरी मार्केट से डील करते हैं। और प्राइमरी मार्केट में क्या होता है दोस्तों, नॉन गवर्नमेंट डेप्ट जो भी कॉर्पोरेट इशू करती है, ठीक है, वो सब इशू होता है। तो प्राइमरी इशू नीड अप्राइजल ऑफ क्रेडिट रिस्क, थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ इशू टर्म एंड वेयर टू स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंटेशन फॉर सिक्योर डेट पेपर। दोस्तों हम लोग बात करें बैक ऑफिस की, तो बैक ऑफिस क्या करता है दोस्तों, वेरीफाई करता है और सेटल करता है। किसे सेटल करता है, तो जो भी डीलर से के द्वारा डील को कंक्लूड किया गया है उसे डील को वेरीफाई किया जाता है डील स्लिप के बेसिस पर। ठीक है, बैक ऑफिस टेक केयर करता है जितने भी रिलेटेड बुक कीपिंग और सबमिशन ऑफ पीरियडिकल रिटर्न है आरबीआई का। बैक ऑफिस नॉस्टो अकाउंट को भी मेंटेन करता है।
रॉस्टर अकाउंट बेसिकली एक फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ मेंटेन करना होता है, और फंडिंग और सिक्योरिटी अकाउंट विद आरबीआई को भी मेंटेन करता है। मिडिल ऑफिस की यदि हम बात करें तो वो क्या करता है दोस्तों, एमआईएस को हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट एंड टू इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। मिड ऑफिस क्या करता है दोस्तों, मॉनिटर करता है एक्सपोजर लिमिट को, स्टॉप लॉस लिमिट को, ट्रेजरी का, और मैनेजमेंट को क्या करता है दोस्तों, ये रिपोर्ट करता है। चलिए, ये मिड ऑफिस को हमने स्टडी कर लिया। मिड ऑफिस एक्सपोजर लिमिट को भी मॉनिटर करता है, स्टॉप लॉस लिमिट को भी मॉनिटर करता है, ट्रेजरी का, और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है ऑन की पैरामीटर्स ऑफ परफॉर्मेंस। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट विल डील विद प्राइमरी इशूज। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट डील करता है प्राइमरी इशूज से। मिनिमम मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट बीइंग ₹5 करोड़ कंसिडर्ड बाय इन्वेस्टमेंट कमेटी। तो ये था दोस्तों डिटेल हमारे ट्रेजरी मैनेजमेंट से रिलेटेड। होपफुली आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे मैंने जो भी इंट्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो आपको बता दिए। इसके बाद मैं इसके बेसिस पे एमसीक्यू वाला सेशन लाऊंगा। तो आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है तो निश्चित रूप से आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।